अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात की पॉलिसी में तब्दीली लाया है। खित्ते में सिफारती तब्दीली का आगाज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात से हुआ। मारूफ बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तानी आर्मी चीफ के किरदार को कलीदी करार देते हुए पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिशों के नतीजे में खिराज तहसीन पेश किया। रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप ने भारत की मईशत को मुर्दा करार देकर 25% टैरिफ आयद किया। इसके बरक्स पाकिस्तान से तिजारती मुआहदे का ऐलान करते हुए 19% टैरिफ आयद किया गया। अमरीकी हुकाम दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़ करते हैं, जबकि दूसरी तरफ भारत की तखरीबी सरगर्मियों का जायजा लिया जा रहा है। रिपोर्ट में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सिफारती हिकमत अमली को सराहते हुए कहा गया कि आर्मी चीफ की मौसर सिफारतकारी के बायस पाकिस्तान के चीन और खलीजी ममालिक के साथ मुतवाज़िन ताल्लुकात हैं, जिससे आलमी सतह पर पाकिस्तान को मजबूत मकाम हासिल हुआ। इकोनॉमिस्ट के मजमून के अलावा जमीनी हकाइक भी देखे जाए तो खित्ते में भारत बिल्कुल तनहा होकर रह गया है। चीन, ईरान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान समेत श्रीलंका और नेपाल जैसे ममालिक भी भारत की मजहबी मुनाफरत पर मबनी तोसी पसंदाना सिफारतकारी को रद्द कर रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान की मंतकी और अमन पसंदाना सिफारतकारी अमरीका से चीन तक कामयाब साबित हो रही है। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान के 2 रोज़ा दौरे पाकिस्तान के दौरान दोनों ममालिक के माबैन साइंस और टेक्नोलॉजी, सयाहत, सकाफत, विरसा, मौसमियाती और कुदरती आफात से निपटने के लिए $8 अरब के तिजारती मुआहदे तय पाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी को अदलिया की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी बहाल करने के लिए जुडिशरी के अंदर और बाहर से मुतादिद अहम खतूत मौसूल हुए। सेनेट, कौमी और पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर्स ने 9 मई के मुकदमात में आईनी और कानूनी खिलाफ वर्जियों पर खत लिखे। मुतादिद वकला, बार एसोसिएशंस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों समेत सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब चीफ जस्टिस साहब को मुतादिद खतूत लिख चुके हैं, मगर अभी तक कोई काबिल जिक्र पेशरफ सामने नहीं आई। साबिक वजीर आजम इमरान खान का 349 सफ़ात पर मुश्तमिल खत, जिसके बारे में खुद चीफ जस्टिस साहब ने यह कहकर कि इस खत की अच्छी बात यह है कि खान साहब ने USB में सबूत भी दिए हैं, वो खत आईनी बेंच के हवाले कर दिया गया और उस खत का ताहाल कुछ ना हो सका। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सीनियर नायब सदर मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब ने आज चीफ जस्टिस साहब को खत लिखकर चीनी माफिया के खिलाफ एक्शन लेने की इस्तदा की। माजी के खतूत का हाल देखकर इस खत के मुस्तकबिल का भी बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। कल की एहतजाजी तहरीक की कॉल और अपोजिशन का इत्तेहाद किस हद तक इस तहरीक में जान डाल सकेगा, ये तो बहरहाल कल ही का दिन हम देखेंगे कि किस तरह से अनफोल्ड होती हैं चीज़ें। अलबत्ता इस तहरीक के ऐलान के साथ ही 9 मई के मुकदमात के फैसलों में तेजी जरूर आई है। एक तरफ PTI के बेशतर रहनुमाओं को सजाओं का सामना है, जबकि दूसरी तरफ दीगर रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए छापों का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सूरत हाल इस हद तक संगीन नजर आ रही है कि आज कौमी असम्बली इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा नजर नहीं आए। मरहूम मियां अजहर साहब की फातह ख्वानी के मौके पर फ्लोर ऑफ द हाउस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप आमिर डोगर साहब को कहना पड़ा कि हम बोझल दिल के साथ ऐवान में मौजूद हैं। ऑपोजिशन अरकान का सियासी कत्ल किया गया, उनके लिए भी फातह ख्वानी की जाए। बड़े बोझल दिल के साथ एहतजाज के तौर पर हम यहाँ खड़े हुए हैं। हमारे इन मेंबरान कौमी असम्बली को सियासी इंतकाम का निशाना बनाकर इनको कत्ल कर दिया गया है। जहाँ हमने मियाँ अजहर साहब की मगफरत की दुआ की, तो वहाँ जो जमहूरियत का कत्ल हुआ है, आप उसकी भी मगफरत की दुआ कर दें। एक जानिब 5 अगस्त की तहरीक, सजाओं के बायस खाली ऐवान, कारकुनान की पकड़ दकड़, एहतजाज से कबल दफ़ा 144 और अडियाला जेल के बाहर रेंजर्स तैनात। मगर इन हालात के बावजूद सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर साहब पुरुम्मीद हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हालात बेहतर होने जा रहे हैं। हुकूमत ने PTI को बाकायदा तौर पर बैन तो नहीं किया, मगर हुकूमत का लबो लहजा और इक़दामात बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे दुश्मन से निपटा जाता हो। बलूचिस्तान, सिंध और खुसूसन पंजाब से ऐसी इत्तलात सामने आ रही हैं कि एहतजाज शुरू होने से पहले ही हुकूमत ने ये फ़र्ज कर लिया है कि एहतजाज पुरतशद्दुद होगा और इसी बुनियाद पर FIRs दर्ज करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की पकड़ दिकड़ का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। सूबाई वजीर इत्तलात आजमा बुखारी साहिबा कहती हैं तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं, ये एक फाशिस्ट ग्रोह है जो सिर्फ मुल्क में आग लगाना चाहता है। मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड चीफ व्हिप डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हैज जॉइंड अस। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो लाइक आई सेड कि कौमी असेंबली का इजलास आज एक वक्फे के बाद कॉल किया गया। बतौर चीफ व्हिप आज आपको कैसा लगा कि आज ऐवान में
आज ऑपोजिशन लीडर भी नहीं थे, एक जमात की पार्लिमानी लीडर भी नहीं थी, और जो 9 मई के केस हैं उसमें अदालती सजा के वो मुर्तकिब हो के वो उनकी मौजूदगी नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर एमएनएस भी उसी कन्विक्शंस का उसी केस में सामना करते हुए आज वो नहीं थे। ऐसा ऐवान देखकर आपको कैसा लगा? कैसे वो एहसासात हैं जो हम जानना चाहेंगे? देखिए, बहैसियत पार्लियामेंटेरियन यकीनन हमारे लिए कोई बहुत खुशी की बात नहीं है कि हमारे कुलीग, बेशक उनका ताल्लुक दूसरी जमात से ही क्यों ना हो, वो अदालत से उनको कुछ सजाएं मिलें या वो डिस्क्वालीफाई हों, ये कोई ऐसी कोई बहैसियत पार्लियामेंटेरियन हमारे लिए कोई ऐसी ये वो बात नहीं है कि जिसमें हमको खुशियों के शादियाने पे जा रहे हैं। बुनियादी तौर पे बात ये है कि चाहे वो पार्लियामेंटेरियन हो, चाहे वो पाकिस्तान का कोई आम शहरी हो, कोई भी देखे ना, कानून से बालातर नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है। और अभी भी इन वाकयात में जो 9 मई के वाकयात हैं, इसमें अगर आप देखें तो लॉ हैज टेकन इट्स ओन कोर्स। ये फैसले अदालतों से हुए हैं। 9 मई के जो वाकयात हैं, इनकी जो मदई है वो गवर्नमेंट नहीं है, ना ही इनकी मदई जो है मुस्लिम लीग नून है। इन वाकयात की जो मदई है वो मैंने कहा था पहले भी मीडिया पे कि वो रियासत है, और 9 मई के मुकदमात की जो मदई है वो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम है। और आज अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये लोग कहें, जो कि अक्सर कह रहे होते हैं कि जनाब हमने ये वाकयात नहीं किए, तो भाई फिर वो कौन लोग थे जिन्होंने कौमी अमलाक पे हमला किया, जिन्होंने शोहदा की यादगारों पे हमला किया, फौजी तनसीबात पे हमला किया? तो ये है बड़ा अनफॉर्चुनेट। मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान में जो सियासी कल्चर है, जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, वो आगे बढ़ेगी, बेहतर होगी। और ये सियासत जो है जिसमें बाकायदा एक तशद्दुद का एलिमेंट है, जिसमें इंतशार का एलिमेंट है, जिसमें आप इजाजत मांगते हैं एक पुरअमन एहतजाज की, और उसकी आड़ में आप फितना फसाद फैलाते हैं, मुसल्लह जत्थे आप लाते हैं। सिर्फ वो जलसा, तारिक साहब, वो जलसा करना चाहते थे मीनारे पाकिस्तान में। मीनारे पाकिस्तान में जलसे के लिए, मीनारे पाकिस्तान में जलसे के लिए उन्हें पंजाब की हुकूमत को मुतमईन करना पड़ेगा, ये गारंटी देनी पड़ेगी कि एहतजाज और जलसा पुरतशद्दुद नहीं होगा। और अली अमीन गंडापुर के उस बयान की वजाहत देनी पड़ेगी जिसमें उसने कहा कि हम बंदूकें और हम असला लेके आएंगे और गोलियां चलाएंगे। उसकी पंजाब गवर्नमेंट को करें जलसा। ठीक, मैं तारिक साहब, मैं आगे ये भी आपसे पूछना चाहती हूँ क्योंकि आपको आपकी नज़र से गुजरा होगा गुज़िश्ता हफ्ते जो 2 रोज़ा एपीसी की ऑपोजिशन की जो एपीसी बुलाई गई थी, उसका भी एलामिया सामने आया। उसमें जोर जो है वो इस बात पे दिया गया कि सब मिल के बैठ के एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की तरफ मामला जाए, एक रिन्यूड चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी की बात की जा रही है। और ऑपोजिशन का ख्याल ये है, और वहाँ पे तमाम स्पीकर्स थे, उनका ख्याल ये था कि जो मौजूदा निज़ाम है वो ऑपोजिशन लेस स्ट्रैटेजी की तरफ गामजन है। वो ऑपोजिशन को बिल्कुल सिरे से ही एलिमिनेट कर देना चाहती है। वो कॉर्नर सिर्फ नहीं करी, वो ऑपोजिशन चाहती नहीं है। क्या इसी तरह से सिस्टम को आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं? जी बिल्कुल, कोई ना अपोजिशन को एलिमिनेट करना चाहता है और ना हम चाहते हैं कि अपोजिशन एलिमिनेट हो। हम ये चाहते हैं कि अपोजिशन का किरदार अदा करे। अपोजिशन जो है वो एक फितना फैलाने वाली जमात का किरदार बंद करे। हम ये चाहते हैं। जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की आपने बात की, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात की, हम उसको सपोर्ट करें। ये एक पॉलिटिकल बात है, और जो पॉलिटिकल बात अपोजिशन की तरफ से आएगी, हम ये नहीं इस बुनियाद पे उसे रद्द नहीं करेंगे कि चूंकि अपोजिशन ने कहा है लिहाजा इसको रद्द करो। हालांकि अपोजिशन का रवैया यही है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई बेहतरीन से बेहतरीन बात, बयान, स्कीम आए, उन्होंने उसको आंखें बंद करके रद्द करना होता है। लेकिन अगर कोई मस्बत तजवीज़ अपोजिशन की तरफ से आएगी, गवर्नमेंट उसे वेलकम करेगी, और वो यहाँ पार्लियामेंट में पार्लियामानी किरदार अदा करें। यहाँ पे आते हैं, कभी सीटियों पे जाते हैं, बाजे साथ ले आते हैं, वो पार्लियामेंट में बजा रहे होते हैं, डेस्कों पे चढ़ के छलांगे मार रहे होते हैं। ये क्या तरीका है? पिछले साल सवा साल में इसके अलावा आपने कोई देखा है कि तहरीक इंसाफ ने किया हो कुछ? कतई तौर पे नहीं। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि सर, वैसे डॉक्टर साहब, मौजूदा कन्विक्शंस को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त तो आपको ऑपोजिशन का सामना ही नहीं है। नहीं, कन्विक्शंस जो 3-4 लोगों की हुई हैं, उनके पास भी अभी अपील का राइट मौजूद है। जाहिर है तो हाई कोर्ट में उनका सबसे पहला राइट है, वहां रुजू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में उनका राइट है, फिर दोबारा नजरसानी की अपील होती है। तो ये रेमेडीज उनके पास हैं। खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है कि वो सिस्टम से बिल्कुल उन्हें उठा के बाहर फेंक दिया गया है और उनके पास कोई रेमेडी नहीं है। लेट्स सी के टाइम के साथ क्या होता है। लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को
अगर पाकिस्तान में सियासत करनी है तो सियासी तरीके से करनी पड़ेगी। जिस तरीके से वो सियासत करना चाहते हैं, धौंस और धांधली बदमाशी की बुनियाद के ऊपर, माजरत से मैं ये लफ्ज़ आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन उन्हें समझाने के लिए मैं बात बता रहा हूँ, इस तरह सियासत नहीं होगी। सियासत का उन्होंने हुलिया ही बिगाड़ के रख दिया है पाकिस्तान में। सियासत का नाम गाली रखा हुआ है, इमरान खान कभी किसी को मूंछ मरोड़ूंगा, कोई मौलाना डीजल है, कोई फलां है, ये कोई तरीका है? सर क्या वो भी ये वैसे सियासत डॉक्टर सबसे साहब पीटीआई भी कह रही है, आज आमिर डोगर साहब जब तकरीर कर रहे थे असेंबली में तो फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने भी कहा कि हम डट कर खड़े हैं और आप जो मर्जी कर ले, हम पीछे नहीं हटेंगे। सो हुकूमत फिर कैसे काउंटर करेगी, देखिए, क्योंकि डट के खड़े, तमाम तर इमरान खान के कन्विक्शंस और साथ अरेस्ट रहें, वारंट्स और बात मुकदमात के साथ पर्चों के रहें। अलावा देखिए, डट के खड़ा होना एक पॉलिटिकल वर्कर की शान होती है। आमिर डोगर साहब ने जो बात की है, मैं उसे अप्रिशिएट करता हूँ। मैं अपनी जमात के साथ डट के नहीं खड़ा। बड़े मुश्किल दौर आए हैं, जुल्म शरफ का दौर, बदतरीन दौर। मैं यहाँ इस्लामाबाद में उस वक्त भी इलेक्शन लड़ रहा था और बदतरीन इंतकाम से भी गुजरे, परेशानियां भी हुई, लेकिन खड़े रहे डट के। तो ये एक अपनी जमात के साथ, अपनी लीडरशिप के साथ खड़ा होना, ये एक पॉलिटिकल वर्कर की शान होती है। उस बात को हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन मैं सियासत की जो तर्ज उन्होंने अपनाई हुई है, मुझे उस पर एतराज है। और मुझे नहीं, हर सियासी वर्कर को उस स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स पे एतराज है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान में शुरू किया, और अब वो उस इंतशार की पीक पे है। जब वो मूव करते हैं, कोई एहतजाज की बात करते हैं, तो उसके बाद कभी रेंजर्स के जवान शहीद होते हैं रास्ते में, कभी पुलिस के जवान शहीद होते हैं। ये कौन सी सियासत है? सियासत तो ये है कि आपका 1 लाख का मजमा और एक गमला भी ना टूटे, एक पत्ता भी ना टूटे, ये है सियासत। लेकिन डॉक्टर वो साहब अपनी रविश और तर्ज ठीक करें। ठीक, और ये भी ज़रूर बताइएगा क्योंकि कल के रोज़ जो इनकी अब स्ट्रैटेजी है, जहाँ पर इन्होंने एहतजाजी तहरीक करनी थी और मुख्तलिफ शहरों में करनी थी, इस्लामाबाद नहीं आना था, लेकिन बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है और जो कहा भी जा रहा है कि पीटीआई ने अब इस स्ट्रैटेजी को चेंज किया है और कल उन्होंने सारे अपने जो बच गए हैं अरकान असेंबली, सेनेटर्स, उनको अडियाला जेल के बाहर बुला लिया एहतजाज करने के लिए। सो कल आप लोग के पास कोई, हुकूमत के पास इंफॉर्मेशन है कि एहतजाज में कुछ इस किस्म के जो बार बार आप जिन एलिमेंट्स का आप इशारा दे रहे हैं जिसकी तरफ, कुछ इस किस्म के एप्रीहेंशंस हुकूमत के हैं और क्या कार्रवाई की जाएगी, फिर अरेस्ट मुतवक्के है? देखिए, बात यह है कि ये अगेन एक इंतहाई नेगेटिव बात है। तो सारी बातें मैं आपसे कर चुका हूं ना, ये उसकी तौसीक है। ये स्ट्रेटजी मैंने तमाम जो आपको कहा कि ये तशद्दुद की सियासत और फितने की सियासत करते हैं, ये अगेन उसको वैलिडेशन है उसकी, जो ये आप बता रही हैं कि जनाब वो अडियाला के बाहर। देखिए, अडियाला के बाहर एक सिंगल रोड है और वो मेन आर्टरी है, रावलपिंडी शहर की मेन एंट्री है, और इसी तरह मेन एग्जिट है। उसके ऊपर वो जेल है। वहाँ पे 20 बंदे खड़े हो जाए, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। और वहाँ पे अगर आप एहतजाज करेंगे, उस सड़क को बंद करेंगे, अच्छा वहाँ पे कितने कैदी इस वक्त कैद हैं? तो मेरे मालूमात के मुताबिक 4 से 5 हज़ार कैदी वहाँ पे कैद हैं, और रोजाना की बुनियादों के ऊपर उनके लवाहिकीन, उनकी फैमिलीज उनसे मिलने आती हैं, उनके लिए साजो सामान लाती हैं। आप पूरी जेल को चौक कर देंगे, 4-5 हज़ार कैदियों को आप सांस बंद कर देंगे, उनका हुक्का पानी बंद कर देंगे, और वहाँ से जो लोग भी गुजरते हैं उनका भी आप जनाब एक जो आज़ादी है आपको हरकत की, उसका भी आईनी हक आप उनसे छीनेंगे। ये क्या है? इससे क्या हासिल होगा? तो इमरान खान के करीब एहतजाज करने से क्या कोई सवाब ज्यादा होता है? मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ कि इन्होंने कोई अजीब तमाशा बनाया हुआ है। बहरहाल मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात इनको हिदायत दे, यही दुआ कर सकते हैं। और जो APC में इन्होंने पॉलिटिकल बातें की हैं उस पर आएंगे तो हम बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, तैयार हैं हम। प्राइम मिनिस्टर ने बजट सेशन में अभी जाके लीडर ऑफ अपोजिशन की चेयर पे उनसे कहा था। बिल्कुल। तो आप इस बात की तायीद करते हैं, आप सपोर्ट करते हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2 की जरूरत है इस वक्त? देखिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक आप ये कहें कि पाकिस्तान में जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए, पार्लिमानी निज़ाम की मजबूती के लिए एक डॉक्यूमेंट है। जिस तरह आइन एक किताबचा है जो इस मुल्क को चलाने का किताबचा है। जैसे देखें ना, हर गाड़ी के साथ एक मैनुअल आता है, फ्रिज के साथ मैनुअल आता है कि कैसे चलेगा। इसी तरह पाकिस्तान को चलाने का जो मैनुअल है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन पाकिस्तान है। इस दुनिया को चलाने का जो मैनुअल है वो कुरान पाक है, जो बताएगा कि कुरान पाक बताता है कि दुनिया कैसे चलेगी, निज़ाम कैसे चलेगा। तो ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है ये भी एक किताबचा है। इट शुड बी अ लाइव डॉक्यूमेंट। इसमें अमेंडमेंट होती रहनी चाहिए, इसमें मीटिंग हो वक्त और हालात के मुताबिक, इसमें जितनी आप चीजें ऐड कर सकते हैं। इट शुड बी अ लाइव डॉक्यूमेंट। इसको एक जिंदा किताबचा होना चाहिए। राइट। ये कोई ये नहीं है कि एक दफा हुआ है और उसके बाद ये खत्म हो गया। तो मैं इसकी सपोर्ट करता हूँ।
राइट। और डॉक्टर साहब, क्योंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने ना सिर्फ वो डिक्लेरेशन सामने रखा, एलामिया सामने रखा, आप बहरहाल उसके नुकात को सपोर्ट भी कर रहे हैं, उसमें तो बहुत कुछ और भी उन्होंने डिमांड की है। उसमें कानून की हुक्मरानी पर भी जोर दिया गया है, उसमें पार्लियामान की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती, जो आप भी कह रहे हैं कि आइन के मुताबिक मुल्क को चलाना चाहिए, उन्होंने तो जोर दिया। और उन्होंने और जो नुकात और जो तमाम जो गुफ्तगू हुई है उससे तो बज़ाहिर उनकी गुफ्तगू से लगता है कि पाकिस्तान को आइन के मुताबिक नहीं चलाया जा रहा। लेकिन आज ही डॉक्टर साहब, मैं ये भी जरूर इसमें ऐड करती चलूँ, आज ही तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ही फोरम से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत भी लिखा गया है चीनी की कीमतों और ये जो पूरा शुगर क्राइसिस क्रिएट हुआ है। आप मिफ्ता साहब के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, यहाँ पे तो बाकायदा तौर पे इस फोरम ने कहा है कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है सियासी पॉलिटिकल क्लास की, होल्डिंग पार्लियामेंट्री सीट्स रिप्रेजेंट्स अ प्रोफाउंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कहा जा रहा है कि कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी है डॉक्टर साहब, जिसके जरिए मैक्सिमाइज किया जा रहा है गेन्स को इस पूरे मौजूदा सेटअप में। देखिए, बात यह है कि अगर वो ब्लेम करना चाह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, या प्राइम मिनिस्टर की अपनी कोई शुगर मिल नहीं है, उनके बेटे हैं, उनकी 2 शुगर मिले हैं, वो और मैं 300 बहरहाल अरब साहब को में, जवाब देता हूं। डॉक्टर साहब आप जरा क्लियर कर अगर दीजिएगा नाजरीन के लिए भी, 300 अरब पे बहुत सवाल इस बात पे उठ रहे हैं कि वजीर आजम साहब के खुद की भी फैमिली की शुगर मिल है ना, आप जरा मुझे जवाब देने जी दें जी। ना। अगर वो ये ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मैं ये वाजे कर देना चाहता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर के जो बेटे हैं, जिनकी 2 शुगर मिले हैं, सलमान शहबाज साहब की, अगर वो गवर्नमेंट को चीनी बेचते हैं, गवर्नमेंट के इदारों को बेचते हैं और अपनी मन मर्जी के रेट्स पे बेचते हैं, तो दिस इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और अगर वो बाकी पाकिस्तान में जो शुगर मिले हैं उनकी तरह एक ओपन मार्केट में अपना कारोबार कर रहे हैं, तो जब चीनी का सीजन अच्छा होगा तो सबको फायदा होगा, अच्छा सीजन नहीं होगा सबको नुकसान होगा, और प्राइम मिनिस्टर के बच्चों की मिलों को भी नुकसान होगा। वो ओपन मार्केट में जो है वो बिजनेस कर रहे हैं। और अगर उन्हें कोई मजीद इसके बारे में क्लैरिटी चाहिए, तो जो उन्होंने बात की है, आए बैठे बात करें, मजीद बात करेंगे, हम मजीद उनको जवाब देंगे, मजीद क्लैरिटी उनको लेके आएंगे। क्योंकि डॉक्टर साहब अभी आप 25 करोड़ आवाम की बात कर रहे थे, जो मुद्दई है आपने कहा 9 मई के केस के हवाले से, तो यही 25 करोड़ आवाम का मुतालबा और जो बुनियादी जो खमियाजा भुगत रही है वही 25 करोड़ आवाम भुगत रही है, क्योंकि 200 से ऊपर कीमतें जा चुकी हैं चीनी की। देखिए, पाकिस्तान में इसमें कोई शक नहीं है, और कई दफ़ा ये बात की जा चुकी है कि यहाँ पे हर शोबे के अंदर आपको, वो आपकी ट्रेड हो, वो आपकी एक्सपोर्ट हो, वो आपकी इंपोर्ट हो, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो एक निज़ाम मौजूद है, चाहे उसमें जो फल हैं उनकी तकसीम हो, उनकी ख़रीदो फ़रोख्त हो, सब्जियां हैं, अनाज हैं, बीच में आड़ती निज़ाम बैठा होता है, बीच में ज़ख़ीरा अंदोज़ हज़रात छुपे बैठे होते हैं जिनके खिलाफ क्रैकडाउन्स हुए हैं। गवर्नमेंट पूरी तरह अवेयर है इन लोगों का कला कमा करने के लिए, और वो लोग जो अपने मखसूस मकासद के लिए लोगों की जेबों पे डाके मार रहे हैं, उनका इंशाल्लाह मुहासबा आप देखेंगी, कुछ का हो चुका है बजरिया एफटीआर, बजरिया हमारी बाकी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, और मैंने आपको बताया है कि इसके सूबों में का इसमें बहुत अहम रोल है, और बाकियों का भी बंदोबस्त आप देखेंगे, ये चल रहा है ये सिस्टम। राइट। एंड हम उम्मीद करते हैं बिल्कुल कि इंशाल्लाह इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बट डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन कर। वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर चीफ विप इस वक्त हमसे गुफ्तगू गए थे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, और इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। हमारे साथ हैं, हमें इस वक्त ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ विप मलिक आमिर डोगर साहब। डोगर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करिए। डोगर साहब, आज की कौमी असम्बली के इजलास में फ्लोर ऑफ द हाउस आपने जिस तरह से बात की, और एक तरफ जहां पर देखा जा रहा है कि मुल्क में इस वक्त कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर, आपकी पार्टी की जो पार्लिमानी लीडर हैं वो भी आज मौजूद नहीं थी, ड्यू टू कन्विक्शंस आपके पार्टी के दीगर एमएनएस भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे, और हुकूमती चीफ विप भी अब से कुछ देर पहले हमसे बात करते हुए कह रहे थे कि उनके लिए भी बतौर एक सियासतदान, बतौर एक पार्लियामेंटेरियन ये अच्छे मनाजिर नहीं हैं। किस तरह से अब इस पूरी सिचुएशन में आगे बढ़ा जाएगा डोगर साहब? आपकी स्ट्रैटेजी भी जानना चाहेंगे। अडियाला जेल के बाहर बताया जा रहा है कि कल के रोज एहतजाज भी होगा, और ये क्या कुछ बता रहा है हमारे मुल्क की जमहूरियत के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो आज का दिन पार्लियामेंट की तारीख का एक और स्याह दिन के तौर पे देखा जाएगा, इसको याद किया जाएगा कि आज अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब, जरताज गुल साहिबा पार्लियामेंट्री लीडर जो एक खातून है, डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर अहमद चट्टा साहब, हमारे दीगर एमएनएज राय हसन नवाज साहब, राय हैदर अली खान साहब, लतीफ़ चतराली साहब, जमशेद दस्ती साहब, बिलाल इजाज साहब,
साहबजादा हामिद रजा साहब, ये वो MNAs हैं जिनको 10-10 साल दहशतगर्द बनाकर सजाएं दी गई हैं। इनके ऊपर जो मुकदमात झूठे और बेबुनियाद थे, इनकी सजाएं मैं समझता हूं कि जमहूरियत का कत्ल है। ये इस अदालत इस पार्लियामेंट की बेतौकीरी है और यह फसाइयत और जुल्म की इंतहा है कि आपको जो आवाज़ पसंद ना आए आप उसको दबा दें और अदालतों को आप अपने सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें और पूरे अदालती निज़ाम को आप सियासी मुखालफिन की छांटी के लिए इस्तेमाल करें। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसमें शिबली फराज साहब जो हमारे सेनेट के अपोजिशन लीडर थे उनको भी 10 साल की सज़ा, और पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर जो है अहमद खान बचर साहब, उनको भी 10 साल की सज़ा। गोया सूबाई असम्बली के अपोजिशन लीडर, सेनेट के अपोजिशन लीडर और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर बिमा बाकी MNAs और पार्लियामेंट्री लीडर साहिबा समेत आपने जुल्म और बर्बरियत की एक मिसाल कायम कर दी। क्या ये जमहूरियत है? आपने जमहूरियत को एक गाली बनाकर रख दिया है। क्या ये पार्लियामान है? क्या ये इसका तकद्दुस है? ये मैं समझता हूँ 25 करोड़ अवाम के मैंडेट का कत्ल है। ये अदालती जो फैसला आया है इसकी हमने आज भरपूर मजम्मत की है, कल भी करेंगे, आइंदा भी करते रहेंगे, और जब तक ये इजलास है हम बतौर एहतजाज इसमें शामिल होंगे और ये बावर कराएंगे और तारीख इस बात को लिखेगी कि हमने जुल्म के सामने ना हम झुके ना हम डरे, हमने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, हमने अपनी आवाज को जुल्म के खिलाफ खामोश नहीं रखा। बट डोगर साहब और दूसरी बात जो जी मैं ये इसमें जरूर ऐड करना चाहती हूँ। आपने आज फ्लोर ऑफ द हाउस जब कहा कि ऑपोजिशन अरकान का सियासी कत्ल किया गया और उनके लिए भी फातह ख्वानी की जाए, एन उस दिन कि जब आपका वर्कर बिल्कुल चार्ज्ड होगा और अब वो बाहर सड़कों पे आने के लिए तैयार बैठा है, उसको आपकी तहरीक को नुक्ता अरूज पे लेकर जाने के लिए जो है वो तैयार बैठा है, आपको नहीं लगता कि आपकी ये गुफ्तगू से वो ये भी अखज़ कर सकता है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हाथ खड़े कर लिए? नहीं, ये सियासी कत्ल ही है ना जी। इससे पहले 4 MNAs का सियासी कत्ल जो हमारे अपोजिशन के थे, इससे पहले 5 MNAs को नाहल करार दिया गया, और इससे पहले 26वीं तरमीम में 5 MNAs के ज़मीर खरीदे गए, बोलियां लगाई गई, और ऐन ऐसे वक्त पे जब कल 5 अगस्त है, ये फैसले शायद ताखीर से भी आ सकते थे, लेकिन 5 अगस्त से पहले ये लिखे लिखाए फैसले 26वीं तरमीम के बाद अदालतों ने सुनाए, क्योंकि अदालतें अब ताबे हैं और पूरी कौम का 25 करोड़ अवाम का अदालती निज़ाम से इत्मीनान उठ रहा है, जो सबसे ज्यादा लम्हा फिक्रिया है। बट डोगर साहब, हुकूमती चीफ विप कह रहे थे कि ये 9 मई के जो केस है ये रियासत उसमें मुद्दई है, उसमें 25 करोड़ अवाम मुद्दई है और ये फैसले होंगे अगर तो इंतशार मुल्क में फैलाया गया। जी बिल्कुल, वो जितना मर्जी छुपे कि रियासत के पीछे जितना मर्जी छुपे, ऐसी बात नहीं है। हुकूमत है, हुकूमत के चीफ विप हैं, उनको फ्रंट पे आना चाहिए, और तारीख वक्त आएगा मेरी बहन, तारीख खुद सफाइयाँ देगी। यही इदारे सफाइयाँ देते फिरेंगे, जैसा कि हमारे ज़माने में जो मुकदमात बने और आज और उससे पहले जो पीपल्स पार्टी ने मुकदमात बनाए और मुस्लिम लीग सफाइयाँ देती रही, ये जुल्म और तारीख का जबर है, जिसमें ओवरऑल सियासतदानों के लिए, पार्लियामान के लिए, पार्लियामेंट के लिए लम्हा फिक्रिया है कि ये पार्लियामेंट को बिल्कुल जिसको कहते हैं एक कठपुतली और एक तमाशा बना दिया गया है। राइट, बट डोगर साहब, गुज़िश्ता हफ्ते जो चेयरमैन PTI गौहर खान साहब ने जिस तरह से कहा था कि हम ये फैसला करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि हमें पार्लियामान में रहना या नहीं, अभी कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि हम इसी तरह से ऐवान में आएंगे और यही बात जो है वो मुसलसल आप लोग रजिस्टर करवाते रहेंगे, तो आप लोग ने डिसाइड यही किया है कि पार्लियामान का हिस्सा रहेंगे, कोई इस्तीफे नहीं? हम पार्लियामान में आएंगे और अपना मुकदमा लड़ेंगे, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अपना किरदार अदा करेंगे और ताकत के सामने अपना सर खमे तस्लीम नहीं करेंगे। इस जुल्म के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर अपना दिफा और अपना मुकदमा और अपनी आवाज़ जो है ना वो उठाते रहेंगे। आज गो हमारे दिल बड़े बोझल हैं, हम बड़े अफसुर्दा भी हैं कि जो हमारे साथ जुल्म हुआ है, और हमारे बुजुर्ग मियाँ आज़र साहब
जो सियासत में, पाकिस्तान की सियासत में शराफत के लंबरदार था, कोई शक उनका एक ताज़ियती इजलास था। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद हमारे जो इरादे हैं वो फौलाद की तरह हैं। हम आज भी 2 सालों से बदतरीन फस्तायत का शिकार होने का बावजूद आज भी हम इस जुल्म के सामने डट कर खड़े हैं। राइट। डोगर साहब, क्योंकि हुकूमती पॉलिसी भी एक तरफ बड़ी क्लियर है। अब अगर जो खबर आई, जो मैंने आपको शुरू में भी जिसका जिक्र किया, कि अगर अडियाला जेल के बाहर भी आप एहतजाज करेंगे तो वो भी काउंटर करने के लिए हुकूमत पहले से तैयार है। ऑन द अदर हैंड, आप लोग की स्ट्रैटेजी में बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं कि आप लोग की स्ट्रैटेजी है क्या, प्लान है क्या, प्रोटेस्ट स्ट्रैटेजी। शेर अफजल बरवत साहब उसको बड़ी उस पर तनकीद करते हैं कि कोई प्रोटेस्ट स्ट्रैटेजी नहीं है। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को फवाद चौधरी साहब बड़ी उस पर तनकीद करते हैं कि कोई सियासी स्ट्रैटेजी नहीं है। लीगल स्ट्रैटेजी आप लोग की जो है वो इस वक्त माजरत के साथ उस पर भी तनकीद की जाती है कि अगर लीगल स्ट्रैटेजी बड़ी ठोस होती तो फिर इस तरह की कन्विक्शंस का सामना नहीं किया जा रहा होता। सो प्लान है क्या? हम अपने बदतरीन हालात के बावजूद और बदतरीन जुल्म और प्रेशर और बर्बरियत के बावजूद अपनी जमहूरी जदोजहद इस जबर के हालात में जारी रखे हुए हैं। हम इन तमाम हालात के बावजूद, जो आपने कहा कि अडयाला जेल के बाहर पहले भी मुझ पे लाठियां मारी गई, मुझे लहू लहान किया गया, मियां अजहर साहब बुजुर्ग को भी ना देखा गया 84 साल के, उन पर भी लाठियां बरसाई गई। हम हर तरह का जो मुकाबला है वो करने के लिए तैयार हैं। हमारी लीगल स्ट्रेटजी है या सियासी स्ट्रेटजी है या एहतजाज की जो हिकमत अमली है वो हमारी है। हम अपने तई अपने वसाइल में रहते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सो डोगर साहब, आप लोग तैयार हैं कि कल के रोज जब आप लोग सड़कों पे निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, तो आप लोग को अरेस्ट भी कर लिया जाएगा? नहीं, हमें तो अभी से अरेस्ट किया जा रहा है। आज आप वो भी कंफर्म कीजिए, कितने वर्कर्स आपके पिछले 24 घंटे में हो चुके हैं? मेरे सैकड़ों कारकुनान पंजाब के गिरफ्तार हो चुके हैं। मुल्तान में 15-16 कारकुन मेरे हल्के के गिरफ्तार हुए हैं। 2 दिन पहले भी गिरफ्तार हुए हैं। आज भी मेरे घर पे डोगर हाउस पे 3 दफा पुलिस ने रेड किया है। कल रात को भी रेड किया है। पुलिस पिछले 4 दिन से मुसलसल वही उनकी एक्सरसाइज जो उन्होंने अपने सिस्टम को लगाया हुआ है कि सिर्फ पीटीआई के कारकुनान, ओहदेदारान, टिकट होल्डर और एमपीए एमएनएस के घरों पे, उनके दफातर पे, उनके कारोबारों पे छापे मारने हैं और उनको बजोरे बाजू जो है वो रोकना है, गिरफ्तार करना है। अफसोस इस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा। ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है, या आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है, ये जमहूरियत की खिलाफ वर्जी है। और डोगर साहब, आखिरी मैं आपसे सवाल ये जरूर करना चाहती हूँ कि जो इस वक्त नजर आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पैटर्न इन चीफ है, उनका मौक़िफ़ एक तरफ इमरान खान साहब का, जो कि इन सियासी जमातों से, पॉलिटिकल एंटिटीज से नहीं डायलॉग करना चाहते, वो इनको रेलेवेंट नहीं समझते, लेकिन आप लोग की जो एक बहरहाल एक टकराव की पॉलिसी है, वो आप लोग को इस वक्त जो सिचुएशन हम डिस्कस कर रहे हैं उस नेच पे लेकर आ चुकी है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया सामने आता है उसमें जिक्र किया जाता है कि इस वक्त तमाम सियासी जमातों, सियासी कुव्वतों के दरमियान एक नए मिसाक जमहूरियत की जरूरत, अशद जरूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे, इस बात से अलाइंड है? जी बिल्कुल अलाइन है। हम तो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, हमारा जो अलाइंस है रूल ऑफ लॉ के लिए, सुप्रीम इस पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए, पार्लियामेंट को सॉवरन करने के लिए हम तो आगे बढ़ रहे हैं। और यही इमरान खान कहता है कि इंसाफ चाहिए मुझे, अपनी ज़ात के लिए नहीं, इदारों को मजबूती चाहिए, कानून और आइन की हुक्मरानी चाहिए, और इस मुल्क में जो हालात हैं उसके मुताबिक इदारों को, हर इदारे को अपनी हदूद और कयूद में आईने पाकिस्तान के मुताबिक काम करना चाहिए। राइट। और आपकी बड़ी तारीफ, आपकी चीफ विप, हुकूमती चीफ विप भी आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे जब आपने कहा कि आप जो मर्जी कर लें, हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा पॉलिटिकल वर्कर को ऐसे ही होना चाहिए, और बड़ी तारीफ आपकी। बहुत शुक्रिया आमिर डोगर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और इस वक्त हमारे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ विप आमिर डोगर साहब, जिन्होंने कहा कि हम बिल्कुल किसी भी तौर पे पीछे नहीं हटेंगे। किस तरह से ये बहरहाल एहतजाजी तहरीक करते हैं कल के रोज़ में, और उसको नुक्ते उरूज पे लेके किस तरह से जाया जाएगा जब हुकूमत अपनी पूरी प्रिपेयर्डनेस उसकी भी इंटैक्ट नज़र आ रही हो। और जहाँ पर उन्होंने जिक्र किया कि मुल्तान में 15 से 16 के करीब जो उनके वर्कर्स हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, और इसके साथ साथ ही मुतादिद और भी लोकेशंस पे छापे मारे जा रहे हैं। उनके अपनी रहायश गाह पे 3 बार छापे मारे गए। और किस किस्म की ये जो रिवायत है कि एक तहरीक के हवाले से क्या हुकूमत को खदशात हैं या इसके मकासद कुछ और हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम हाजिर होते ब्रेक के बाद।
और नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो एक रिन्यूड मोड में नज़र आ रहे हैं, जहां पर ट्रेड डील और उसको बड़ा बोस्ट भी किया जा रहा है, सेलिब्रेट भी किया जा रहा है। अमेरिका पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंटरेस्ट रखता है, लेकिन क्या और पाकिस्तान किस तरह से अमेरिका और चाइना के दरमियान जो अपनी रिलेशनशिप है उसको बैलेंस करेगा, क्योंकि चीन नेचुरली पाकिस्तान की एक प्रेफरेंस ज़रूर नज़र आई है ओवर द डेकेड्स, और साथ साथ जो एक पैराडाइम शिफ्ट की जो बात की जा रही है और द इकोनॉमिस्ट का जो आर्टिकल है वो भी बड़ा ज़ेर बहस है, उस पर भी गुफ्तगू होगी और मामलात को पाकिस्तान को केयरफुली किस तरह से मजीद इस में ट्रेड करने की ज़रूरत है। शमशाद अहमद खान साहब, नीड्स नो इंट्रोडक्शन, साबिक सेक्रेटरी खारजा, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस शमशाद साहब। शमशाद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं गुज़िश्ता रोज़ के द इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल से ज़रूर करना चाहूँगी कि जिसमें फील्ड मार्शल साहब का जिक्र करते हुए उस इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल में बाकायदा तौर पे स्ट्रेस इस बात पे दिया गया है कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसमें एक शिफ्ट ज़रूर नज़र आ रहा है, एक शिफ्ट इन पॉलिसी है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, और फील्ड मार्शल साहब की जो मुलाकात थी उस पर भी बात की गई है, और बताया गया है बाकायदा तौर पे कि ट्रंप साहब की जो फॉन्डनेस है विद स्ट्रॉन्ग मैन वो बड़ी आया है। आप इसको किस पैराए में देखते हैं सर, इस पूरी डेवलपमेंट्स को, और पाकिस्तान के साथ जो अमेरिका अब एक नए ट्रेड डील्स की तरफ जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के बड़े इंटरेस्ट नज़र आ रहे हैं, आप वाकई में समझते हैं कि कोई एक मेजर पैराडाइम शिफ्ट है इस रीजन में, एंड हैज ट्रंप जीरोड इन पाकिस्तान एज इट्स न्यू पार्टनर इन द रीजन? पहली बात तो ये है कि जो कुछ इकोनॉमिस्ट ने लिखा है वो यकीनन एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान को वैसे भी आलमी सतह पर मीडिया में कोई इतनी अच्छी तारीफ कभी नहीं मिलती। हम दुनिया की जितनी भी नेगेटिव लिस्ट हैं उनमें हमेशा सरे फहरिस्त होते हैं। तो ये खुशकिस्मती है कि फील्ड मार्शल के जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात पैदा हुए हैं इसको वो एक अच्छी नज़र से मीडिया लिख रहा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अच्छी तरीका होगा। लेकिन मैं चूंकि तारीख का गवाह हूँ और मैंने ये इट्स ए डेजा वू सिनारियो, मैंने बहुत दफ़ा ये देखा है। मैंने अयूब खान के ज़माने भी देखा था कि जब वेस्टर्न मीडिया पूरा सिर्फ इकोनॉमिस्ट की बात नहीं कर रहा, उसको न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, यूरोप के सारे अखबार अयूब को कहते थे कि ही इज एशियाज डिगॉल, और इतनी पॉपुलैरिटी थी उसकी अमेरिका में कि जब 60 में या 61 में वो कैनेडी की इनविटेशन पर अमेरिका गया था तो उसको कैनेडी और उसकी बेगम लेने आए थे, अयूब और उसकी बेटी को। अच्छा। एयरपोर्ट रिसीव किया और उनको फिर एक जुलूस में लेके गए पूरे वाशिंगटन में, जिस तरह कोई बहुत बड़ा एक जुलूस होता है ना रॉयल इस किस्म का, ये कभी अमेरिका की हिस्ट्री में नहीं ये हुआ था। वो हुआ फिर उसके बाद जो व्हाइट हाउस का बैंक्वेट था कैनेडी का अयूब के लिए, वो व्हाइट हाउस में नहीं हुआ था। एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट की वजह से वो जॉर्ज वाशिंगटन का जो मेमोरियल था पोटोमक रिवर पर, वहां पे हुआ था। और वहां पे एक पुराना सदर आइजनहावर भी आया था, बहुत बड़ा एक वो था। और फिर हमारे ताल्लुकात आपको पता है कि ठीक चलते गए, होते गए। लेकिन फिर जो बदकिस्मती ये थी कि 65 की जंग हुई तो जो हमें एक्सपेक्टेशंस थी अमेरिका से वो नहीं हुई, बल्कि हमारे सारे वेपन शेपन बंद कर दिए गए और इंडिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई। तो ये जो अनथिंकेबल्स होते हैं ना, उनको आप कभी रूल आउट ना करें। ये अच्छी बात है, फील्ड मार्शल का इंप्रेशन, ट्रंप ने एक प्रोजेक्शन अच्छी की है, लेकिन सोचे कि ट्रंप क्यों कर रहा है, ये जरूर सोचना होगा। ट्रंप कोई ये आपके फायदे के लिए नहीं कुछ सोच रहा कि मैंने पाकिस्तान के लिए बेहतर, वो तो एक एक्सेप्शनली एक यूनिक किस्म का प्रेसिडेंट है ट्रंप, जो अमेरिका को बदकिस्मती से एक आफत बनके अमेरिका के ऊपर उतरा है। उसने तो सबसे पहले तो ये है कि अमेरिका के अंदर के हालात को तहस नहस कर दिया है। उसने आने से पहले कह दिया था कि मैं ये जो अमेरिका की जो एस्टेब्लिशमेंट है मैं इसको खत्म कर दूंगा, और वो लग पड़ा है, इदारे खराब कर रहा है, कानून की बेइज्जती हो रही है, जिस तरह यूनिवर्सिटियों को खराब कर रहा है, मीडिया को तबाह कर रहा है। यानी उसने जो अमेरिका में अपना इंप्रेशन बनाया है
उससे किसी की हौसला अफजाई नहीं होती, और ना ही कोई अपने आप को खुशकिस्मत समझे कि ट्रंप मेरा दोस्त है। राइट, बट यानी तो कि शमशाद साहब, इससे फिर हम ये अखज़ करें कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो इक्वेशन है वो अभी भी फुली रीसेट यानी कि उस मोड में नहीं नजर आ रही। एब्सोल्युटली, मैं बताऊं, उस मैंने जब लिस्ट की, उस पर क्लिंटन का नाम ही था। कहता है, एम आई नॉट सीइंग प्रेसिडेंट क्लिंटन? मैंने कहा नहीं। कहता क्यों? मैंने कहा ही डजंट वांट टू मीट यू। मैंने कहा तुम्हें भूल गए हो कि मार्च में ही वाज इन पाकिस्तान, उस साल मार्च में ही केम हियर। उसने टीवी के सामने मुशर्रफ के साथ तस्वीर नहीं को खिंचाई थी, अंदर बैठ के बातचीत की थी, और पाकिस्तान को मशवरा दे गया था कि ये मिलिट्री रूल खत्म करो, जमहूरियत जो होती है ये वो चीज होती है। तो वो वहां उसने रिफ्यूज कर दिया था मुशर्रफ को रिसीव करने के लिए। तो मुशर्रफ पर बड़ी डिप्रेशन पैदा हुई। तो मुझे कहने लगा, शमशाद यार मुझे ये हाथ तो मिलवा दो उससे। तो वो मैंने करवा दिया था। तो मैं एक रिसेप्शन पे ले गया था जिसपे प्रेसिडेंट क्लिंटन भी आया हुआ था, और वहां मैंने उसका हाथ मिला दिया। और मैंने ना सिर्फ क्लिंटन के साथ मिलाया, वहां इसराइल का प्राइम मिनिस्टर था, मैंने उसके साथ प्राइम मिनिस्टर बराक, मैंने उसके साथ भी उसका हाथ मिलवा दिया था। तो मकसद मेरा है, हम लोग सिफारतकार हैं, हम लोग दुनिया के साथ ताल्लुकात कॉन्टेक्स्ट बनाने में हर चीज पैदा कर सकते हैं। लेकिन जहां प्रेसिडेंट की पॉलिसी थी क्लिंटन की, तो ही डिडंट मीट मुशर्रफ। तो मुशर्रफ वापस आ गया। फिर अगले साल 9/11 हो जाता है, और उसमें फौरन बाद जब मुशर्रफ आता है, तो वो सडनली अमेरिका की आंख का सारा बन जाता है। वो और उसका सारा वफद, मुझे अब तक याद है कि वॉल्ड ऑफ एस्टोरिया में प्रेसिडेंट बुश के स्वीट में पूरा पाकिस्तान का डेलीगेशन ऐसे ट्रीट हो रहा था जैसे कोई बहुत खानदानी हमारे मेहमान आ गए। अच्छा। अमेरिकन इतनी अच्छी ट्रीटमेंट नहीं करते, लेकिन वहां ऐसी तवज्जो की जा रही थी, क्योंकि 9/11 हो चुका था। और 9/11 में मुशर्रफ ने हर चीज वो मान ली थी जो प्रेसिडेंट बुश ने की थी। क्लिंटन तो चला गया था उस वक्त। तो बुश ने जो कोलन पाल आके उन्होंने 3 बातें कही थी, बुश ने 7 बातें मान ली। और तो बहरहाल वो फिर ऐसी दोस्ती हुई मुशर्रफ की। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा व्हाइट हाउस जाने वाला प्रेसिडेंट और कैंप डेविड जाने वाला, यानी रिजॉर्ट्स पे प्रेसिडेंट के साथ जाने वाला, वो मुशर्रफ था। बहुत पर्सनल लेवल पर ताल्लुकात हो गए थे उसके। और लेकिन पाकिस्तान को क्या मिला था, वो ये हुआ था कि मुशर्रफ वो जंग जो अमेरिका ने लड़नी थी, क्योंकि बुश ने आते ही चार्ज लेते ही, वो जब 2001 में पहला साल था उसका, 9/11 हो गया, तो अफगानिस्तान पे हमला कर दिया। उसके बाद इराक में 2 जंगें छेड़ दी उसने। अच्छा, यहाँ पे मुशर्रफ ने चूंकि कमिटमेंट कर दी थी, और उस वक्त कोई इंस्टीट्यूशनल इदारा पाकिस्तान में नहीं था जो मुशर्रफ को ऑथेंटिकेट कर सा। तो वो उसने बस अपने 2-4 मुशीरों के साथ मिलके तकलाला में फैसला कर लिया और अमेरिका को कमिट कर दिया। वो जंग जो अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लड़नी थी, वो उस जंग को मुशर्रफ खींच कर पाकिस्तान लाया, और पाकिस्तान में उसने इतना बेड़ा पाकिस्तान का गर्क किया कि उस जंग के असरात हम आज भी सफर कर रहे हैं। वो सबसे महंगी जंग थी, कोई 80,000 या 1 लाख पाकिस्तानी, और पाकिस्तान से ड्रोन उड़ते थे, जहाज उड़ते थे शमसी एयरबेस से। पाकिस्तान नेचुरली, शमशाद साहब यू राइट, पाकिस्तान हैड टू बेयर द मोस्ट ब्रंट। बट शमशाद साहब, इस पूरे यानी कि आपकी बात से यह अखज़ किया जाता है कि दिस मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप।
और पाकिस्तान को बहुत मतलब है कि ये अच्छी केयरफुली। बात है कि हमारे फील्ड मार्शल को अच्छा मीडिया में कहा, आपने कहा एक लेकिन डेजा देखना वू होगा। मोमेंट जरूर है, लेकिन पाकिस्तान, शमशाद साहब ये जरूर बताइएगा कि पाकिस्तान कैसे बैलेंस करे अमेरिका और अब चाइना में। बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। मैं आपको बताऊं ना, मैं ये कहना चाहूंगा, मैं चूंकि सफारतकार हूं, फॉरेन पॉलिसी डील करता रहा हूं 40 साल में, तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में 2 कांस्टेंट हैं। पहले तो ये मैं कहूंगा कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के 4 मेन एलिमेंट्स हैं। नंबर 1 ये है कि पेरेनियल क्वेस्ट फॉर सर्वाइवल, कि हमारी सारी फॉरेन पॉलिसी इज एम्ड एट आवर इंडिपेंडेंस और सर्वाइवल, क्योंकि इंडिया की जो थ्रेट थी, वो जितनी थ्रेट उस वक्त सीरियस थी आज भी है। नंबर 1 ये था कि पेरेनियल थ्रेट फॉर सर्वाइवल। दूसरा था ट्रबल्ड रिलेशनशिप विद इंडिया, जो आज भी उसी तरह है। तीसरा था एक्सेसिव रिलायंस ऑन द वेस्ट, मगरब पे हमने अपने आप को छोड़ दिया था, खुद कुछ नहीं करने की आदत थी। चौथा था इस्लामिक सॉलिडारिटी, मुसलमानों के साथ यकजहती। ये 4 थे। अब हमारे इस फॉरेन पॉलिसी को चलाते हुए इसके 2 मेन कांस्टेंट उभरते हैं, मिसाल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। वो कांस्टेंट ये हैं कि अमेरिका और चीन की शुरू से लगती थी। चीन वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू अमेरिका, और कैनेडी या यूरोप कहता था तुम चीन को छोड़ दो, वो कहता था मैं नहीं छोड़ूंगा। तो इसके साथ ही दूसरा कांस्टेंट ये था ईरान और अरबों का, जो अरब वाले खास तौर पे खलीजी इलाके, सऊदी अरब, अमीरात, तो ये 2 जो ताल्लुक थे पाकिस्तान के ईरान के साथ और अमेरिका के साथ, इसमें एक पैरेलस बैलेंसिंग एक्ट की रिक्वायरमेंट थी, जो हमने हमेशा रखा। आई एम विटनेस टू, मैं 68 में ईरान में होता था, मेरी पहली पोस्ट थी, तो आई यूज्ड टू टेक मिनट्स ऑफ अयूब्स मीटिंग्स विद शहनशाह। तो मैं हैरान होता था, हालांकि मैं एज स्टूडेंट लीडर, एज प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज, मैं माल रोड पे अयूब के खिलाफ प्रोसेशन लीड किया करता था। अच्छा। अयूब को गाली दे के, नारा लगा के, अयूब सच एंड सच, हाय हाय, वो करते थे। तो लेकिन जब मैं सफारतकार गया और मैंने जब अयूब को पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए देखा, बिलीव टू मी कि मैंने ऐसा पाकिस्तान का हुक्मरान नहीं देखा जिस तरीके से वो बोलता था कॉन्फिडेंस के साथ। तो मैं उसका उस वक्त से मोतकद हूँ। तो उसने बैलेंसिंग ऐसी मुहैया की थी ईरान और अरबों के दरमियान, इसी तरह अमेरिका और चीन के दरमियान। चीन के साथ ताल्लुकात हमारे 49 में आज़ाद होते ही हमने रिकग्नाइज कर लिया था, मगर अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। वो इस वजह से थे बिकॉज वी वर पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न अलायंस, सीटो सेंट्रो के थे, जो चाइना अच्छा नहीं समझता था। लेकिन हम लोगों ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में इस बैलेंसिंग एक्ट को इतना गहरा किया कि 1969 में निक्सन खुद चलकर लाहौर आया, इस्लामाबाद नहीं गया, क्योंकि उस वक्त जनरल याहिया वाज इन लाहौर। तो उसने कहा लेट हिम रिमेन इन लाहौर, आई विल कम टू लाहौर। निक्सन आया 69 में, जुलाई या अगस्त में, और ये वाकया है कि उस वक्त हमारे इलेक्शन होने वाले थे या क्या था। तो उसने आके याहिया को कहा कि जनरल आई नीड ए फेवर फ्रॉम यू। ने कहा क्या? और उसमें सिर्फ फॉरेन सेक्रेटरी था और सुल्तान मोहम्मद खान और जनरल याहिया, कोई बंदा नहीं था। उसने कहा कि मेरी अपने दोस्त चीन के साथ सुलह करवा, ये कहा उसकी रिक्वेस्ट। याहिया ने कहा हो जाएगा। तो याहिया ने फिर 1-1.5 साल की ऐसी डिप्लोमेसी चली थी, बहुत जबरदस्त, किसी को पता नहीं चलता था ना अमेरिका। उसने निक्सन ने कहा था कि बाहर ना किसी को खबर लगे, क्योंकि हमारे यहाँ मीडिया बड़ा जालिम है, वो इस प्रोसेस को रोक देंगे, तो खुफिया तौर पर करवाना है। तो याहिया ने बड़ी, यानी ईस्ट पाकिस्तान में वो नाकाम रहा बिकॉज ऑफ भुट्टो। वो भुट्टो था जो सारी कॉलिंग द शॉट्स, उसने पाकिस्तान तोड़ा। मगर याहिया ने ये जो था इस डिप्लोमेसी को इतना सक्सेसफुली चलाया कि 1969 या 71 में हेनरी किसिंजर इस्लामाबाद आता है और दौरा हिंदुस्तान से इधर आया, पूरा साउथ एशिया का दौरा करके, और उसको फिर हमने कहा कि वो उसका पेट खराब हो गया है, उसको नथिया गली
एक बाकायदा ले गया कि जी वहां जाके आराम करेगा, लेकिन वो असल में वो डमी ले जाई गई थी उसकी नथिया गली। हमने उसको किसिंजर को एक जहाज पे, PIA के जहाज पे चकलाला से बिठा के बीजिंग भेज दिया था। राइट। वहां 2 दिन रहा, 2 दिन के बाद आया तो फिर नथिया गली से भी वो किसिंजर राइट। वापस आ और गया। शमशाद साहब, मैं बिकॉज आई एम बीइंग टोल्ड टू रैप अप, मैं सिर्फ लास्ट में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैंने 2 रोज से आपको बता दिया। जी जी बिल्कुल। और शमशाद साहब, मैं सिर्फ ब्रीफली चाहूंगी कि आप थोड़ी रोशनी इस पे भी डालें कि ये जो ईरानी सदर पाकिस्तान में 2 रोज़ा दौरे पर आए और लाहौर में मज़ार इकबाल पर उन्होंने हाजिरी भी दी, इज इट जस्ट अ विजिट जो कि दोनों ममालिक के दरमियान जो रिलेशंस है उसको स्ट्रेंथन करना है, और आर यू लुकिंग एट समथिंग मोर देन जस्ट अ मेयर विजिट? अभी आज ही ये ईरान टेलीविजन ने मेरा इंटरव्यू किया है अपने वहाँ, यानी TV टेलीविजन पे वहाँ ब्रॉडकास्ट हो चुका है जी। तो उन्होंने भी यही बातें पूछी हैं। मैंने जो बातें कही हैं, मैं 8 साल रहा हूँ ईरान में, 2 साल जो 68 में अभी इनकलाब नहीं आया था, सिफारत जूनियर डिप्लोमेट था जी। और हम लोग उस वक्त ईरान के लिए पेशीन गोई करते थे अपनी हुकूमत को रिपोर्ट्स में कि यहाँ इनकलाब आएगा, क्योंकि इतनी मगरबियत थी ईरान में उस वक्त 60s में कि मगरब से ज्यादा वो वेस्ट में था। तो खैर वो तो बात गई। मेरे 4 साल एज में सेक्रेटरी जनरल रहा और 2 साल वहाँ एज पाकिस्तान एम्बेसडर रहा ईरान में पोस्ट रेवोल्यूशन। तो बात ये है, मैंने जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो मौजूदा दौरा था बड़ा अच्छा है। रिजल्ट्स जो हैं यानी सिम्प्टोमेटिकली तो ठीक है। मुआहदे जितने हमने पहले ईरान के साथ पाकिस्तान के मुआहदे हुए हैं किसी और मुल्क के नहीं हुए, यानी एग्रीमेंट्स, बायलैटरल एग्रीमेंट्स, जॉइंट कमीशन बनाए गए, MOU साइन किए गए। और ये मैं जब सफीर था तो कोई 20 बॉडीज हैं हम एग्जिस्ट करती, जॉइंट मिनिस्ट्रियल कमीशन वगैरह डिफेंस के हैं। एक भी जो कमीशन है आज 89 के बाद अभी तक मीटिंग नहीं होती है। तो जो ट्रेड होती थी वो कभी भी, हम लोग जो कोशिश करते थे, चावल यहाँ से जाते थे वहां पता लगता था सारा बीच में गंदे चावल भेजते थे, कोई क्वालिटी कंट्रोल। पाकिस्तान की जो ट्रेड सिस्टम है वो इतना डिफेक्टिव है कि कभी कोई जो इंपोर्ट करने वाला मुल्क है वो सेटिस्फाइड नहीं होता। तो हमें हर रोज प्रोटेस्ट मिलते थे। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी होगी कि ये जो मुआहदे होते हैं ये कोई प्रोग्रेस नहीं होती, असल होता है पॉलिसियां जो मुल्कों की होती है। Absolutely. हमारे मुल्क में वी डोंट हैव ए रनिंग इंडस्ट्रियल व्हील, हमारा इंडस्ट्रियल व्हील नहीं चल रहा। आप क्या एक्सपोर्ट करेंगे ईरान को? वो तो ठीक है तेल मिल जाएगा उससे, और स्मगल हम बहुत करते हैं, ईरान से बहुत चीजें होती हैं स्मगल, लेकिन हमारा अपनी कुछ एक्सपोर्ट जो है ना, अमेरिका को भी हम सिवाय अंडरवेयर, बनियान तो ये जीन के अलावा और कुछ नहीं एक्सपोर्ट करते। असल ये है कि हमारा इंडस्ट्रियल व्हील में कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज ही कोई नहीं है। तो ना कोई इन्वेस्ट करता है, ना कोई बाहर से इन्वेस्ट करता है, ना पाकिस्तान इन्वेस्ट करता है। तो ये जो मौजूदा हुक्मरान है इन्होंने तो पाकिस्तान को वहां ला के खड़ा किया है जहां हम हैं आज। यानी ये वही हुक्मरान 2 फैमिलियां हैं जिन्होंने 80 की 90 की दिहाई में पाकिस्तान को तहबाला कर दिया था, और जो अब तक अमेरिका और पाकिस्तान अच्छे ताल्लुकात आते थे फिर बुरे हो जाते थे। और अभी भी शमशाद साहब, बज़ाहिर तो अब ऐसा लगता है कि इवन लोकल सतह पे भी ऑपोजिशन के भी जिस तरह से ऑपोजिशन एक रिसीविंग एंड पे नजर आती है, सो इस पूरे से मतलब इंटरनेशनली जिस किस्म का एक इमेज पाकिस्तान का जा रहा है और जो एक कंड्यूसिव हमने माहौल बनाना था फॉर ऑल दी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स दैट हैड टू पोर इन एंड वी वर बीइंग टोल्ड कॉन्स्टेंटली, वी रियली होप के हालात बेहतर हो और जो पॉलिसी मेकर्स है वो इस बात का हम सब उम्मीद करते हैं। अल्लाह करे कि हमारे मौजूदा हुक्मरानों को इतनी अकल आ जाए कि पहले हमें अपना घर ठीक करना। फॉरेन पॉलिसी का हमारा मसला कोई नहीं है, हमारे सारे मसाइल डोमेस्टिक हैं और फॉरेन पॉलिसी के बाहर के जितने भी मसाइल हैं वो एक्सटेंशन है हमारे अंदरूनी मसाइल की। जब तक हम अपना घर ठीक नहीं करेंगे, जिस तरह के आज के हालात हैं ये हालात ठीक नहीं है, नहीं बेहतर हो सकते। बिल्कुल, और आपने जिस तरह से जी, और द हाउस नीड्स टू बी इन ऑर्डर फर्स्ट, बट थैंक यू सो मच शमशाद साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद खान साहब इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और खारजा पॉलिसी के हवाले से जो शमशाद साहब ने बताए नुकात और जो 2 कॉन्स्टेंट्स जो प्रिवेल कर रहे हैं मौजूद हैं, किस तरह से हमारे जो माजी के जो ताल्लुकात थे और अब जो हम एक
बज़ाहिर तो एक ऐसा लगता है कि इम्प्रेशन के तौर पे कि एक रिन्यूड और एक रीसेट मोड पे रिलेशंस नज़र आ रही हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब अमरीकी सदर जो है उनके हवाले से भी और माजी में अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात रहे उसके हवाले से भी शमशाद साहब ने बड़ा डिटेल एक अपना ओपिनियन और अपना तज्जिया और अपनी जो एक्सपीरियंस है वो सबके साथ शेयर किया। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ